हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो से क्या समझते हैं? जनरल एकदम डिफिनेशन बोला जाए तो स्ट्रिपिंग रेशियो सिंपली रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वेस्ट या ओबी हैंडल्ड इन ऑर्डर टू रिकवर सर्टेन अमाउंट ऑफ ओर या कोल। कि हम लोग को कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोयला या 1 टन कोयला निकालने के लिए कितना हम लोग को ओबी हटाना पड़ रहा है। स्ट्रिपिंग रेशियो 4:1। मतलब क्या कि 1 टन कोयला निकालने के लिए हम लोग को 4 क्यूबिक मीटर ओबी हटाना पड़ रहा है। स्ट्रिपिंग रेशियो 8:1। मतलब क्या कि 1 टन कोयला निकालने के लिए हम लोग को 8 क्यूबिक मीटर ओबी हटाना पड़ रहा है। स्ट्रिपिंग रेशियो 2:1। मतलब क्या कि 1 टन कोयला निकालने के लिए हम लोग को 2 क्यूबिक मीटर ओबी निकालना पड़ रहा है। तो कहाँ हम लोग ज्यादा फायदेमंद में रहेंगे ये बताओ। तो ये तीनों सिचुएशन में किस जगह पे हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा? माइनिंग करना कहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? 4:1 वाले में, 8:1 वाले में, या 2:1 वाले में, या 1:1? एक और ऑप्शन दे दे रहे 1:1 वाले में। कहाँ पे हम लोग को ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? सभी लोग का आंसर सही है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 टन कोयला निकालने के लिए मात्र 2 क्यूबिक मीटर वो भी हैंडल करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, 8 गुना है, और मतलब 1 टन निकाल रहे हैं तो 8 क्यूबिक मीटर यहाँ पे हैंडल करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये सभी का ठीक है। तो आता है बात वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है। जो जनरल हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो समझते हैं ना, उसको एक्चुअल में जो टर्म है उसके लिए वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिपिंग रेशियो। क्योंकि हमेशा वॉल्यूम कितना हम लोग एक्सकेवेट करना पड़ रहा है वो सारा चीज़ है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन, अगर कोयला का केस में लेते हैं तो ओवरबर्डन ले रहे हैं। मेटल माइनिंग केस में वेस्ट बोलते हैं, ओवरबर्डन नहीं बोलते हैं, वहाँ वेस्ट टर्म बोलते हैं, वेस्ट। और वॉल्यूम ऑफ ओर हो गया या नीचे वॉल्यूम ऑफ कोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिपिंग रेशियो होता है। लेकिन क्या बोला जाता है, बहुत बार होता है कि दे देगा क्या कि आप स्ट्रिपिंग रेशियो निकालिए। जब बोलेगा कि ओबी का थिकनेस 10 मीटर है और कोयला का थिकनेस 2 मीटर है, तो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा? तो फिर लड़का लोग वहाँ कंफ्यूज कर जाएगा। तो हम लोग को जानते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ओबी है निकालना पड़ रहा है 1 टन कोयला निकालने के लिए। तो लड़का लोग वहाँ कंफ्यूज कर जाएगा, ये 10/2 कोई नहीं करेगा, तो सोचेगा क्या करें। आंसर 5:1 आ गया। कैसे आएगा ये बताना जा रहे हैं हम। क्या बोला इसके लिए? बेडेड डिपॉजिट के लिए जो थिकनेस रेशियो होता है ना, ये भी एक तरीके से स्ट्रिपिंग रेशियो होता है। कैसे, ये समझो यहाँ से। जैसे ये क्या हो गया, पूरा ओबी है, ये ओबी है, ठीक है ना? इसका कुछ ये फिक्स्ड थिकनेस है। ये ओबी का थिकनेस मान लो L1 थिकनेस का है। ये ओबी कितना थिकनेस का है? L1 थिकनेस का है। और इसी के नीचे क्या है, मान लो कोयला है। ये शो होगा नहीं। मान लो ये दूसरा, यहाँ पे ये कोयला का है नीचे में। ये कोयला का थिकनेस मान लेते हैं, ये T1 मान लेते हैं, ये T2 मान लेते हैं कि कोयला का थिकनेस T2 है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे इस केस में कि जो हम लोग वॉल्यूम जान रहे हैं, ठीक है ना? ये ओबी हो गया, ये कोयला ले लेते हैं। ये कोयला है, इसका थिकनेस यहाँ पे T1 मान लेते हैं, इसका थिकनेस यहाँ पे T2 मान लेते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो L है वही लेंथ यहाँ पे भी है। इसका जो यहाँ पे विड्थ W है वही W यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या वॉल्यूम ओवरबर्डन कैसे नहीं लिख सकते हैं? L × B × H लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो L × W × H। H मतलब क्या हो गया? थिकनेस, कितना मोटा है वो, हम थिकनेस लिख दिए। नीचे क्या हो जाएगा? एल इन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू कोयला सिम का थिकनेस।
तो एल एल दोनों इक्वल है, डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थिकनेस रेशियो को भी हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो बोल सकते हैं। किस केस में, जब मेरा हॉरिजेंटल और फ्लैट बेडेड डिपॉजिट रहेगा, जब पूरा एकदम लंबाई चौड़ाई सेम रहेगा, सिर्फ थिकनेस अलग अलग रहेगा, तो उस केस में थिकनेस रेशियो को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्ट्रिप मतलब स्ट्रिपिंग रेशियो बोल सकते हैं। वही है वी एस आर इक्वल टू टी आर। टी आर क्या है, थिकनेस रेशियो, मतलब क्या, थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ ओवरबेड या कोयला कोल, ठीक है ना, इन मीटर। अभी हम लोग देख लिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवरबर्डन, थिकनेस, कोल थिकनेस भी देख लिए। अब एक और आता है कि एरिया, मतलब वॉल्यूम है, अगर लेंथ इक्वल हो गया है या वहां पे एक डाटा मिसिंग है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कि उसको वन मान लेते हैं। तो एरिया केस में हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये एक पिक्चर है, ठीक है ना, ये एक पिक्चर है, ये अपना ओवर बॉडी है, या मान लो कोलसिम है, मतलब इस तरीके से वर्टिकल खड़ा है कोलसिम, ठीक है। तो ये कोलसिम को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो ओबी दिख रहा है इधर वाला, ये ओबी पूरा निकालना होगा, दूसरा में पूरा ये ओबी निकालना होगा। तो हम लोग क्या होता है स्ट्रिपिंग रेशियो, कि कितना ओबी ऊपर हटा रहे हैं और नीचे कितना कोयला हम लोग को मिल रहा है। हम पूरा लिख नहीं रहे डिटेल में, कि ऊपर कितना ओबी हटा रहे हैं, कितना कोयला मिल रहा है। कितना कोयला मिलेगा ये देखो, कोयला कितना मिलेगा, ये 50 उसका ये हो गया, मान लो लंबाई 50 हो गया और इसका गहराई कितना हो गया, 100 मीटर का। तो कोयला कितना मिलेगा हम लोग को, इतना ही कोयला मिलेगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई लेते हैं, तो एक चीज मान लो वन है, जो थिकनेस इसका मान लो 1 मीटर, ना पूरा पतला सी में, थीन सी में, या कोई भी डाटा जो पेपर पे है वो डाटा एक मान लो कि 2D में फिगर छपा हुआ है एकदम इस तरीके से, कि दो ही डाटा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ये अगर एल मान लेता, ये एल नहीं मानते, इसको मान लो ये डेप्थ पे है, ये एच मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, ये एल मान लेते हैं। एक डाटा मान लो जो भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एक डाटा क्या हो गया, वन हो गया। इसका एरिया क्या होगा, हम लोग कितना ओबी हटाना पड़ेगा, ये ओबी हटाना पड़ेगा और एक ये ओबी हटाना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका ट्रायंगल का एरिया सभी को पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऐसा क्वेश्चन आया है बीसीसीएल में, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, जो डाटा ही वैसे गलत दे दिया था, तो उस केस में भी एनसीएल मतलब एनसीएल एमएस में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा। ये सिंपल फिगर ड्रॉ कर देगा, बोलेगा स्ट्रिपिंग रेशियो बताइए। तो कितना हम लोग वो भी हटाए हैं, 1/2 इंटू 20 इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू 30 इंटू 100। तो दो दे 20, 2 से 15, तो ऊपर हो गया 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय कितना कोयला हम लोग निकला है, 50 इंटू 100 मतलब 5000, मतलब 2500 डिवाइड बाय 5000 मतलब 1/2। स्टिपिंग रेशियो क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो मतलब देखो 1/2 मतलब क्या, यहाँ से 50 इंटू एक, ठीक है ना, 1/2 आ रहा है ना, 1:, अच्छा 1:1 पहले कुछ बोले हो ना, 1/2 आ गया। मतलब क्या कि 2 टन कोयला निकाल रहे हैं और हम लोग को 1 क्यूबिक मीटर ही वो भी हैंडल करना पड़ा। समझ लो स्टिपिंग रेशियो कितना अच्छा हो गया, मतलब 0.5 क्यूबिक मीटर पर टन वाला आ गया। मतलब क्या कि 1 टन निकालने के लिए हम लोग को मात्र 0.5 क्यूबिक मीटर वो भी हैंडल करना पड़ रहा है। तो ये स्ट्रिपिंग रेशियो होता है। तो ऐसा एक फिगर 2D में दे सकता है, जहाँ पे क्या है कि एक चीज को हम लोग खाली एरिया ही निकाले हैं ना, यहाँ वॉल्यूम तो नहीं निकाले हैं हम लोग। तो वही हम लोग यहाँ पे एरिया का सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, कि वेस्ट का एरिया कितना है, ओर का एरिया कितना है। तो यहाँ से भी स्ट्रिपिंग रेशियो हम लोग 2D में इस तरीके से निकालते हैं, 1:2 करते हैं।
बाकी जो स्ट्रिपिंग रेशियो होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय वेट ऑफ रिकवरेबल मिनरल रिजर्व इन टन। स्ट्रिपिंग रेशियो यही हो गया। BSR देख लेते हैं, ठीक है ना। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो जो होता है ना, ऊपर में हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट वाला टर्म लिखना है, कि हमको माइनिंग जो मटेरियल निकला है, कोयला निकला है, इसको मार्केट में सेल किए हैं तो कितना पैसा मिला है और मेरा खर्चा कितना आया है। वही ना, कि सेल करने से कितना पैसा मिला है और उसमें खर्चा कितना चला जा रहा है। जो खर्चा में चला जा रहा है, जो बच गया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो में हमेशा माइंड में ये चीज ध्यान रखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है ऊपर में, और नीचे क्या, कि ओबी को हटाने में कितना खर्चा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ओबी या कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ओबी, कि ओबी को हटाने में मेरा कितना खर्चा लग रहा है। मतलब 1 क्यूबिक मीटर ओबी को हटाने में मेरा कितना खर्चा लग रहा है, और हम लोग जब 1 टन कोयला को बाहर बेच रहे हैं मार्केट में, तो हम लोग टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ऊपर में प्रॉफिट टर्म को ध्यान रखना है, नीचे कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग वो भी ध्यान रखना है। इसी में क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कि ओवर बर्डन हैंडलिंग कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर 100 रुपया दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग वो भी दे दिया है 100 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट मतलब मार्केट में जब 1 टन कोयला सेल कर रहे हैं तो 2500 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये खाली मार्केट में सेल किए हैं, जितना सेल किए उतना प्रॉफिट तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ तो हम लोग का कॉस्ट खर्चा भी हो रहा है। तो खर्चा किस में हो रहा है, माइनिंग एंड प्रिपरेशन कॉस्ट में हम लोग का 500 रुपया खर्चा उसमें 500 रुपया चला गया हम लोग को, 500 रुपया पर टन, 1 टन में 500 रुपया चला गया। डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग वो भी कितना है, 100। तो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से, 2000 डिवाइड बाय 100, मतलब 20:1। ये ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हो गया। तो जो भी है, नहीं तो बहुत बार टर्म में क्या हुआ लिखाएगा, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो ओबी में पैसा लगेगा ना, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग ओबी कॉस्ट, एक्सक्लूडिंग ओबी रिमूवल कॉस्ट। ओबी वाला हमेशा नीचे ही आएगा, ठीक है ना। ओवरबर्डन को हटाने में जो भी खर्चा लगेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर में ओबी वाले को कभी माइनस नहीं करना है, क्योंकि किसी का माइंड में आ सकता है कि सर हम लोग तो ओबी हटा रहे हैं, ये भी तो खर्चा जा रहा है, तो ये नहीं माइनस करना है उसमें। उसमें क्या माइनस करना है, जो हम लोग को माइनिंग और प्रिपरेशन वाला कॉस्ट लगा है वो सिर्फ माइनस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, कि हम लोग सेल जब किए हैं एक क्रोमाइट और है, तो हम लोग को कितना मिलता है, 6500 रुपया पर टन। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जब मार्केट में सेल कर रहे हैं, 1 टन सेल करने का 6500 रुपया मिल रहा है, 6500 रुपया पर टन। कॉस्ट ऑफ माइनिंग देखो अभी बताया ना, एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ माइनिंग मतलब प्रिपरेशन कॉस्ट और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया है, लेकिन ओबी हटाने का कॉस्ट कभी भी काउंट नहीं करना है। तो ये कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग, कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग तो दिया हुआ है 1150, ठीक है ना, 1150 रुपया पर क्यूबिक मीटर। और ये सिंपल माइनिंग कॉस्ट क्या हो गया, माइनिंग एंड प्रिपरेशन कॉस्ट, वो दे दिया है 2450 पर क्यूबिक मीटर। तो हमेशा ये क्या बताएं, ऊपर में प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट कैसे आएगा, कि मार्केट में कितना सेल किया और मेरा खर्चा कितना आया है। तो 2450 रुपया खर्चा आया है, डिवाइड बाय ओबी को हटाने में कितना कॉस्ट लगा है। तो ये स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकल जाएगा। स्ट्रिपिंग रेशियो और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिपिंग रेशियो जो है ना, वो बोलता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हटा रहे हैं हम लोग, 1 टन कोयला को निकालने के लिए कितना क्यूबिक मीटर हम लोग वो भी हटा रहे हैं। और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बोलता है क्या, ये पैसे की बात करता है, कि हम लोग माइनिंग करते हुए कितना डेप्थ तक जा सकते हैं। जब तक हम लोग कौन सा लिमिट में जाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन वाले में जाएंगे, जब पहुंचेंगे तो हम लोग वहां पे माइनिंग करना छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक हम लोग माइनिंग करते रहेंगे। तो कितना आ गया, 3.52। तो ऐसा क्वेश्चन सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमेशा ध्यान रखना है क्या, प्रॉफिट लेना है, कौन सा प्रॉफिट ऊपर में हमेशा लेना है, प्रॉफिट। लेकिन उसमें कभी भी स्ट्रिपिंग कॉस्ट नहीं लेना है, माइनस स्ट्रिपिंग कॉस्ट नहीं करना है सेलिंग प्राइस में। स्ट्रिपिंग कॉस्ट हमेशा नीचे रहेगा, ये स्ट्रिपिंग कॉस्ट हमेशा नीचे रहेगा, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ओबी। स्ट्रिपिंग मतलब क्या, ओबी हटाना, ठीक है ना। बहुत सॉइल को हम लोग स्ट्रीपर सॉइल भी बोलते हैं या स्ट्रिपिंग सॉइल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोई कोई सॉइल जो होता है सिर्फ ओबी को हटाने में ही हम लोग इंगेज करते हैं, तो इसलिए उस सॉइल का भी नाम स्ट्रिपिंग सॉइल है। ऊपर में प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट। ये देखो गेट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से क्या, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका यही है कि इसमें है ना, ये पूरा माइन लाइफ को कंसीडर नहीं करता है, बाकी सारा कंसीडर करता है कि हम लोग मैक्सिमम पिट स्लोप क्या रख सकते हैं जो सेफ रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द ओवरबर्डन भी निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर मान लो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो 20:1 आ रहा है, 50:1 आ रहा है, मतलब क्या, और स्ट्रिपिंग रेशियो सिंपल अगर मान लो 8:1 है, तो यहाँ पे क्या था कि 1 क्यूबिक मीटर को हटाने में, 1 टन कोयला निकालने में 8 क्यूबिक मीटर वो भी हटाना पड़ रहा है। और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो गया, ये प्रॉफिट, कि 1 टन को सेल कर, मतलब 1 टन को बेचने से टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना खर्चा हो रहा है, 1 रुपया अगर खर्चा हो रहा है नीचे, तो मेरा 20 गुना फायदा हो रहा है। यहाँ पे जैसे इसका मीनिंग क्या निकला, 3.5 टू, ये जो मीनिंग निकल रहा है टन, रुपीस पर टन, रुपीस पर क्यूबिक मीटर, मतलब क्या, यूनिट तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला मीटर के ऊपर चला जाएगा, टन नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाओ तुम लोग सभी लोग, 14 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। क्या है, वैल्यू ऑफ ओर इज 600 रुपया पर टन। मतलब मार्केट में अगर सेल करेंगे ना, वैल्यू मतलब क्या उसका, मार्केट में अगर सेल करेंगे तो हमको 600 रुपया मिलेगा 1 टन का, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 400 रुपया पर टन लग रहा है, मतलब उतना मेरा खर्चा हो जा रहा है। ओवरऑल क्या बचेगा मेरे पास, 200 रुपया का 1 टन में प्रॉफिट आएगा। तो 200 डिवाइड बाय 50, मतलब क्या, 4:1। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गेट में आता है, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन तुम लोग वाले में उठा के दे दे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे दे ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो फिर लड़का लोग परेशान हो जाएगा कि कहाँ से कैसे बनेगा। इसलिए न्यूमेरिकल भी टच कर ले रहे हैं कि कोई चीज़ छूटना नहीं है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो 13 नंबर क्वेश्चन, ये सभी का बन गया ना, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 600 - 400 डिवाइड बाय 50, मतलब 200 डिवाइड बाय 50, मतलब 4:1, ऑप्शन ए। कोई उल्टा भी सोच लिया, अगर किसी का दिमाग काम किया तो आंसर 1:4 भी मिल जाएगा, और वो भी टिक कर देगा लड़का लोग, तो ऐसा नहीं करना है। आज प्रोडक्टिविटी पे पहुंच पाएंगे। एक 13 नंबर क्वेश्चन बनाओ। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है ना। ये ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो इधर दे दिया है 3.49 क्यूबिक मीटर पर टन, ये दे दिया है, ठीक है ना। ये पूछा है कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ओबी जो है ना, ये वाला कॉस्ट पूछा है कि कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ओबी क्या होगा, और ऊपर में दे दिया है कि माइनिंग और प्रोसेसिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग, हमेशा ध्यान रखना ऊपर में एक्सक्लूडिंग वर्ड रहेगा, एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग, ये 2000 है। तो यहाँ का वैल्यू निकाल लो, जो डाटा दिया हुआ है, एक्स को इधर ले आओ, इसे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ओपन पिट माइनिंग है,
जो मेटल का वैल्यू है 210 रुपया पर केजी, मतलब 1 केजी मेटल का दाम 210 रुपया है। ठीक है, 1 केजी मेटल का दाम। और जो हम लोग को ग्रेड रिकवर हो रहा है वो 1.2% वाला ग्रेड रिकवर हो रहा है। ठीक है ना। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो दिया हुआ है रुपीस पर टन में दिया हुआ है, ये रुपीस पर टन में दिया। मतलब सिंपल क्या है कि 1 केजी मेटल का दाम 210 रुपया है। ठीक है, जो ग्रेड मिल रहा है 1.2% ग्रेड हम लोग को रिकवर कर पा रहे हैं। ये 1.2%। ठीक है, ये एक जीरो कट गया। ये कितना आ जाएगा, 21 दहन 210 और 21 दूना 42, 2 4 1 5 2, 2520। ठीक है ना, 2520 मतलब 25.20। ठीक है, अब क्या है कि ये 1 केजी के लिए निकला हुआ है हम लोग का, 1 केजी के लिए निकला है जो भी डाटा। अब हम लोग किसके लिए निकालना है, 1 टन के लिए निकालना है, तो मतलब 1000 केजी के लिए निकालना होगा। मतलब ये जो है हम लोग को मेटल को जब मार्केट में सेल करेंगे तो एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में मेटल का प्राइस 210 रुपये पर केजी है, लेकिन उसमें जो ग्रेड वैल्यू मतलब मेटल माइनिंग का टर्म है, ग्रेड होता है कि 0.4% ग्रेड रख दिया है, 0.5% ग्रेड है। मतलब क्या कि अगर 100 ग्राम मेटल लेते हैं ना, अगर 0.4% ग्रेड है मतलब उसमें से 100 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 100, मतलब 100 ग्राम पूरा और लेते हैं तो 0.4 ग्राम ही उससे मेटल निकलेगा, उससे 0.4 ग्राम मेटल निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसे जनरल मेटल का प्राइस 210 रुपये पर केजी है, लेकिन पूरा उस मेटल को पूरा और को हम लोग मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कितना बेच पाएंगे हम लोग, ये 1.2% मात्र। तो 210 का 1.2% कर दो सीधा, तो ये आ रहा है 25.20। मतलब 1 केजी को सेल करेंगे मार्केट में ना, तो मेरे पास एक्चुअल अब कितना मिलेगा, 25 रुपया 20 पैसा मिलेगा। तब यहाँ पे कितना है कि 1 टन के लिए हम लोग निकालना है ना, क्योंकि हमेशा जो वैल्यू होता है रुपीस पर टन में होता है। कि हम लोग क्या किए हैं, 1 केजी को मार्केट में जब सेल करेंगे ना तो 25 रुपया 20 पैसा मिलेगा। तो इसलिए जब हम लोग मार्केट में 1000 केजी मतलब 1 टन सेल करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, तो 25 रुपया 20 पैसा इंटू 1000। तो कितना हो गया, ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 ही जीरो कट रहा है, एक और कुछ तो। 1 मिनट यहाँ पे देखना कैलकुलेशन सही है ना। 210 रुपया पर केजी था इंटू 1.2 डिवाइड बाय 100, ये एक जीरो चला गया, ये एक जीरो, 25 दहन 21 दहन 200, 210 और 21 दूना 42, 2 4 1 5 2, 252 ही आ रहा था ना ये। तो 2.52 मतलब क्या था कि 1 केजी हम लोग अब मार्केट में एक्चुअल में सेल कर रहे हैं ना, तो मात्र 2 रुपया 52 पैसा मिल रहा है। ये है 2 रुपया 52 पैसा। ठीक है ना, 25.2 नहीं, 2 रुपया 52 पैसा मिलेगा। तो जब हम लोग 1000 केजी सेल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 रुपया 52 पैसा इंटू 1000। ये 2 जीरो कट गया, मतलब 2520 रुपया मिलेगा हम लोग को। जब मार्केट में सेल करेंगे तो 2520 रुपया मिल रहा है रुपीस पर टन, माइनस हम लोग को कितना मतलब प्रोसेसिंग कॉस्ट लग जा रहा है, 2000 रुपया पर टन का। 2000 रुपया पर टन हम लोग प्रोसेसिंग कॉस्ट लग जा रहा है। ये पूछा है कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ओबी, और ये दिया हुआ है 3.49 क्यूबिक मीटर पर टन। तो यहाँ से एक्स निकाल लो, एक्स क्या हो जाएगा, 520 ऊपर माइनस कर दो, 520 डिवाइड बाय 3.49, मतलब ये आंसर जो अप्रोक्स आएगा 149 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगर डिप्लोमा वाले को सब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ये सब जो था ना प्रॉफिट वाला समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए वो लोग को मेटल माइनिंग का थोड़ा टर्मिनोलॉजी देखना होगा, ग्रेड क्या होता है।
ग्रेड बताए ना, अगर मान लो तुम्हारे पास दे दी 1000 केजी और है, ठीक है ना, 1000 केजी तुम्हारे पास आयरन और है। अब बोल दिया है कि ग्रेड कितना है, इसका ग्रेड दे दिया है 2% ग्रेड है। मतलब क्या, 1000 गुने 2/100, मतलब जो तुम्हारे पास 20 ग्राम रहेगा ना, अगर 1000 केजी का है, तो ये जो 20 केजी रहेगा बस, यही 20 केजी का तुमको पैसा मिलने वाला, बाकी 980 केजी क्या है, बर्बाद है, कोई हम लोग का यूज में नहीं है, कोई हम लोग का यूज में नहीं है। इसी तरीके से यहाँ निकाले हैं इस जगह पे, ठीक है, ये जो भी निकाले हैं। आ रहा है समझ में? ये कैलकुलेशन करने से पहले एक हम लोग मैच फैक्टर देखते हैं, मैच फैक्टर क्या होता है, बस यही आज का लास्ट रहेगा लग रहा है। मैच फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ डंपर इंटू सॉवेल लोडिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सॉवेल इंटू डंपर साइकिल टाइम। मैच फैक्टर से ये होता है ना हम लोग का एडवांटेज, कि एक सॉवेल मशीन है, कि इसके साथ हम लोग कितना डंपर देंगे, एक देंगे डंपर, दो देंगे, तीन देंगे, चार देंगे, ये हम लोग मैच फैक्टर से ही निकालते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे सिंपल दिया हुआ है कि एक जो नंबर ऑफ डंप, मैच फैक्टर निकालना है, बोल दिया कि नंबर ऑफ डंपर जो है किसी एक सॉवेल के साथ, कि एक सॉवेल है, सॉवेल कितना है, एक है, और उसके साथ हम लोग 4 डंपर चला रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डंपर 4 दिया हुआ है। सॉवेल का जो दे दिया है लोडिंग टाइम, कि एक डंपर को लोड करने में सॉवेल 10 मिनट लग रहा है, और डंपर जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में 20 मिनट लगा रहा है। तो बोलेगा क्या है कि मैच फैक्टर निकालिए, तो मैच फैक्टर का जो फॉर्मूला है सीधा पुट कर दो, नंबर ऑफ डंपर 4, सॉवेल का लोडिंग टाइम 10, डिवाइड बाय, ये मिनट में रहेगा, नंबर ऑफ सॉवेल 1 इंटू डंपर का साइकिल टाइम 20 मिनट। तो ओवरऑल क्या आ गया, 2 आ गया मैच फैक्टर, ठीक है। ये मैच फैक्टर कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब इसी में क्या देगा कि सोवेल का साइकिल टाइम, कि जो सोवेल है उसका साइकिल टाइम दे देगा 50 सेकेंड, ठीक है। और ये बोलेगा कि नंबर ऑफ पासेज या नंबर ऑफ बकेट रिक्वायर्ड टू फिल ए डंपर, नंबर ऑफ पासेज रिक्वायर्ड टू फिल ए डंपर, कि एक डंपर को फिल करने में कितना बकेट उसको देना पड़ रहा है। मान लो 10 बकेट दे दिया, कि 10 बकेट लग रहा है, तो उस केस में ये बताओ एक डंपर को लोड करने में कितना टाइम लगेगा, कितना सेकंड लगेगा। कि सॉवेल जो है एक बार लोड करने में, एक बार घूमने में साइकिल टाइम जो है उसको 50 सेकंड लग रहा है, और वो 10 बार में एक डंपर को लोड करेगा, तो टोटल सॉवेल का लोडिंग टाइम क्या होगा। सॉवेल का लोडिंग टाइम क्या होगा, कोई बता। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा सॉवेल का लोडिंग टाइम, 600, 700, 500 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये सॉवेल का लोडिंग टाइम है, मतलब हम लोग क्या,
डायरेक्ट हो सकता है कि लोड करने का टाइम दे सकता है, नहीं तो बहुत बार क्या करता है वो डायरेक्ट लोडिंग टाइम नहीं देगा, वो तुमसे थोड़ा मेहनत करवाना चाहेगा एग्जामिनर। वो दे देगा साइकिल टाइम देगा और बोलेगा 10 बार में वो लोड करता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि एक डंपर को लोड करने में कितना टाइम लग रहा है, लोडिंग टाइम। तो ये जो 500 सेकंड लग रहा है, तो 500 सेकंड को मिनट में 500 बाय 60 करके यहाँ पुट कर दो, 500 डिवाइड बाय 60, इतना मिनट हो जाएगा। 30 को मिनट में यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैच फैक्टर 1 आ रहा है तो मतलब परफेक्ट मैच है, ठीक है ना। कि अगर मैच फैक्टर यहाँ पे 1 आ जाता मेरा, मैच फैक्टर 1 आ जाता तो क्या होता है, परफेक्ट मैच होता है। यहाँ पे क्या है कि मैच फैक्टर 2 आ गया है, इसका मतलब क्या, मैच फैक्टर 2:1 आ गया। अगर मैच फैक्टर 4:1 आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैच फैक्टर 2:1 आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है। देखो मैच फैक्टर अगर कम भी आएगा या ज्यादा आएगा तो दोनों में डिसएडवांटेज है। मैच फैक्टर 1 आना मतलब क्या, जितना एक सॉवेल मशीन के साथ जितना डंपर चाहिए वो पूरा परफेक्टली मैच हो रहा है, मतलब ना डंपर आइडल रह रहा है ना सॉवेल आइडल रह रहा है। अगर मैच फैक्टर ज्यादा हो जा रहा है, मतलब एक सॉवेल के साथ हमको दो डंपर चाहिए था, एक सॉवेल के साथ हमको दो डंपर चाहिए था, वहां पे क्या है एक एक्स्ट्रा डंपर आ गया है मान लो, तो उस केस में क्या होगा, मैच फैक्टर फिर उस केस में, क्योंकि सॉवेल का कैपेसिटी तो फिक्स्ड है कि सॉवेल है कि एक बार में उसका है कि दो ही डंपर को लोड कर पा रहा है। अगर हम लोग तीन डंपर दे देंगे तो क्या होगा, डंपर आएगा आइडल हो जाएगा, मतलब वहां पे हम लोग को डंपर को निकाल लेना है उस जगह से। तो मैच फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि एक डंपर